मेरा जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, साधारण से भी कम कह सकते हो। मेरे पिता बढ़ई थे, वह भी गांव नुमा छोटे से एक कस्बे में। बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी का जुगाड़ हो पाता था। माँ और बाबा दोनों का एक ही सपना था कि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपना जीवन स्तर सुधार लें। वे अपना पैतृक मकान छोड़ महानगर में आ बसे। नगर के इस हिस्से में एक नई कॉलोनी बन रही थी और बड़े जोर शोर से निर्माण कार्य चल रहा था। अनेक बहुमंजिला इमारतें बन चुकी थीं व कुछ बनी बाकी थीं। बाबा को रहने के लिए एक ऐसा प्लॉट मिल गया जो किसी ने निवेश के विचार से खरीद कर उस पर एक कमरा बनवा रखा था ताकि चौकीदारी हो सके। इस तरह रहने का ठिकाना तो मिला ही, खाली पड़ी जमीन की सफाई कर माँ ने मौसमी सब्जियां उगा लीं, कुछ पेड़ भी लगा दिए। बाबा देर से घर लौटते और कभी ठेके का काम मिलने पर देर तक काम कर वहीं सो भी जाते। हमारे परिवार में स्त्रियों को बाहर जाकर काम करने की इजाजत नहीं थी। माँ घर पर ही रहती, घर पर रहकर ही कड़ा परिश्रम करती ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का उनका सपना पूरा हो सके। हालांकि कई बार इसके लिए माँ को परिवार वालों के कटु वचन भी सुनने पड़ते थे। मुझे याद है, ताऊजी गांव से आए हुए थे। बाबा तो दिन भर काम में व्यस्त रहते। वे माँ को ही समझाया करते, बहुत हो चुकी देवाशीष की पढ़ाई, अब उससे कहो बाप के साथ काम में हाथ बंटाएं ताकि उसे भी कुछ आराम मिल सके। कब तक वे अकेला सबको बैठा कर खिलाता रहेगा? आगे तुम्हें 3 बच्चों की शादी भी करनी है, पता है कितना खर्च होता है बेटी के ब्याह में। माँ ताऊजी के सामने ज्यादा बात नहीं करती थीं। वे दबी जबान से मेरा पक्ष लेते हुए बोली, पर देवाशीष तो अभी आगे और पढ़ना चाहता है, बहुत शौक है उसे पढ़ने का। ज्यादा पढ़कर उसे कौन सा इंजीनियर बन जाना है? ताऊजी क्रोध और व्यंग्य मिश्रित स्वर में बोले, उल्टे अभी बाप के साथ काम में लगेगा तो काम भी सीख लेगा। ताऊजी के शब्द मेरे कानों में कई दिन तक प्रतिध्वनित होते रहे। पढ़ लिख कर कौन सा उसे इंजीनियर बन जाना है? पढ़ लिख कर, और मन ही मन मैंने इंजीनियर बन जाने का दृढ़ संकल्प कर लिया। मैं हमेशा ही ताऊजी का बहुत सम्मान करता आया हूँ। अपनी तरफ से तो वे परिवार के हित की ही सोच रहे थे, लेकिन उनकी सोच बहुत सीमित थी। मुझसे छोटी एक बहन और एक भाई था। बड़ा होने के नाते बाबा का हाथ बंटाने की मुझ पर विशेष जिम्मेदारी थी, पर पढ़ने लिखने का मुझे ही सबसे अधिक शौक था। माम बाबा का सपना भी मैं ही पूरा कर सकता था और माम बाबा का विश्वास कायम रखने के लिए मैं दृढ़ संकल्प के साथ शिक्षा की साधना में लग गया। सब पुस्तकें नहीं खरीद पाता था, कुछ तो पुरानी मिल जाती, बाकी लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स तैयार कर लेता। क्लास में कुछ समझ न आता तो स्कूल के बाद टीचर के पास जाकर पूछता। ताऊजी की बात का बुरा मानने के बजाय उसे मैंने अपना प्रेरणा स्रोत बना लिया और 12वीं पास कर प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जुट गया। वह दिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था, जिस दिन परिणाम घोषित हुए और पता चला कि एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा चयन हो गया है। माम बाबा का सिर तो ऊंचा हुआ ही। ताऊजी जिन्होंने इस विचार पर ही माँ को ताना मारा था, अब अपने हर मिलने वाले को गर्व के साथ बताते कि उनका सगा भतीजा इंजीनियरिंग की बड़ी पढ़ाई कर रहा है। जीवन एक हर्डल रेस यानी बाधा दौड़ है, एक बाधा पार करते ही दूसरी सामने आ जाती है। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला तो मैंने सोचा किला फतह हो गया। सोचा ही नहीं था कि साथियों की उपहास भरी निगाहें मुझे इस कदर परेशान करेंगी और जो खुला मजाक न भी उड़ाते वे भी नजरअंदाज तो करते ही। स्कूल में कमोवेश सब अपने जैसे ही थे। कॉलेज में छात्र ब्रांडेड कपड़े पहनते, कई तो अपनी बाइक पर ही कॉलेज आते। मेरे पास 5 जोड़ी साधारण कपड़े और 1 जोड़ी जूते थे, जिनमें ही मुझे पूरा साल निकालना था। मैं जानता था कि फीस और अन्य खर्चे मिलाकर यही बाबा के सामर्थ्य से ऊपर था जो वे मेरे लिए कर रहे थे। मुझे अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर ही यह बाधा पार करनी थी। मैंने अपने मस्तिष्क में गहरे से बैठा रखा था कि इन बाधाओं को सफलतापूर्वक पार कर आगे मुझे हर हाल में बढ़ना ही है। वर्ष के अंत तक मैंने अपनी मेहनत और लगन से अपने टीचरों को खुश कर दिया था। अन्य छात्र भी कड़ी मेहनत कर यहाँ प्रवेश पा सके थे और मेहनत का अर्थ समझते थे। हालांकि मैत्री का हाथ कम ने ही बढ़ाया, लेकिन उनकी नजरों से उपहास कम होने लगा था। नया सत्र शुरू हुआ। हमारे बैच में 5 छात्राएं थीं। नए बैच में 10 ने प्रवेश लिया था। अब तक कुछ सीमित क्षेत्रों में ही लड़कियां जाती थीं, पर अब माता पिता उन क्षेत्रों में भी जाने की इजाजत देने लगे थे जो पहले उनके लिए वर्जित थे। एक दिन मैं लाइब्रेरी से पुस्तक लेकर बाहर निकला तो देखा कि प्रिंसिपल साहब की सख्त चेतावनी के बावजूद हमारे ही बैच के 4 लड़के रैगिंग करने के इरादे से एक नई छात्रा को घेरे खड़े थे और लड़की बहुत घबराई हुई थी।
मैं जानता था कि उन लड़कों में से दो तो बहुत दबंग किस्म के हैं और किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। मेरे मन में फौरन एक विचार कौन था। मैं तुरंत उस लड़की की ओर यूं बढ़ा जैसे वह मेरी पूर्व परिचित हो और बोला, अरे मनु, पहुंच गई तुम। और उसे बाहर से पकड़कर सीधे लड़कियों के कॉमन रूम में ले गया। मैंने रास्ते में उसे समझा भी दिया कि अभी 15 से 20 दिन अकेले बाहर बिल्कुल मत निकलना। जब भी बाहर जाएं 3 से 4 के ग्रुप में जाएं। एक बार रैगिंग का ज्वार उतर जाने पर फिर सब सुरक्षित है। उस समय तो मेरी उस लड़की से खास बात नहीं हुई, यहाँ तक कि उसका असली नाम भी बाद में पता चला, अंबिका। पर वह मेरा आभार मानने लगी थी। रास्ते में मिल जाने पर मुस्कुराकर हेलो करती। उसकी मुस्कुराहट में ऐसा उदास था कि उसका पूरा चेहरा ही दीप्त हो उठता, बच्चे की मुस्कुराहट जैसी मासूम और पावन। मेरे लिए यह एक नया अनुभव था। मैंने तो लड़कों के सरकारी स्कूल में ही तमाम शिक्षा पाई थी। संभ्रांत घर की युवतियों से तो कभी मेरा वास्ता पढ़ा ही नहीं था। अपने बैच की लड़कियों की उपस्थिति में भी मैं अब तक सहज नहीं हो पाया था और उनसे मित्रवत बात नहीं कर पाता था। अंबिका कभी लाइब्रेरी में मुझे देखती तो खुद ही चली आती किसी विषय की पुस्तक के लिए पूछने। वह मेरे सीनियर होने की हैसियत से मेरा सम्मान करती थी और महज एक मित्र की तरह मेरी तरफ हाथ बढ़ा रही थी। उसके लिए यह बात स्वाभाविक हो सकती है, पर स्त्री पुरुष मैत्री मेरे लिए नई बात थी। मेरे मन में उसके लिए प्यार का अंकुर फूट रहा था। धीरे धीरे मैं उसकी ओर बढ़ रहा था। मैं अपनी औकात भूला नहीं था, पर क्या मन सुनता समझता है इन बातों को? सुनता है बुद्धि के चरख। और प्यार तो मन से किया जाता है, न उसमें धन दौलत। धनी निर्धन का सवाल कहाँ से आ जाता है? फिर मैं उससे बदले में कुछ मांग भी तो नहीं रहा था। यह तो नहीं कह रहा था कि वह भी मुझे प्यार करे ही। सब सपने किसके सच हुए हैं? पर उससे हम सपने देखना तो नहीं छोड़ देते। न मेरा सपना तब टूटा जब मैंने उसे अनेक बार यशोधर के साथ देखा। यशोधर अंतिम वर्ष का छात्र था। छुट्टी होने पर मैंने उसे अंबिका का इंतजार करते देखा और फिर वह उसे बाइक पर पीछे बैठा ले जाता। जैसे जैसे वे समीप आते गए मैं स्वयं को उनसे दूर करता गया, जैसे दूर बैठा मैं कोई रोमानी फिल्म देख रहा हूँ जिसके पात्रों से मेरा कोई सरोकार ही न हो। कोर्स खत्म हुआ। मेरी मेहनत रंग लाई। मैं इंजीनियर भी बन गया और कैंपस इंटरव्यू में मुझे अच्छी नौकरी भी मिल गई। मैंने एक बाजी तो जीत ली थी, पर मैं हारा भी तो था। मैंने चांद को छूने का ख्वाब देखा था, बिना यह सोचे कि चांद तारों में ख्वाब ढूंढने से गिरने का डर तो रहेगा ही। यशोधर की तो मुझसे पहले ही नौकरी लग चुकी थी। अंबिका का अभी 1 वर्ष बाकी था और दोनों की बड़ी धूमधाम से सगाई हुई। एक बड़ा सा तोहफा लेकर मैं तहे दिल से उन दोनों को भावी जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं दे आया। प्रेम और वासना में यही तो अंतर है। वासना में आप प्रिय का साथ तलाशते हैं, शुद्ध निर्मल प्रेम में प्रिय की खुशी सर्वप्रिय होती है, जिसके लिए आप निजी खुशियां तक कुर्बान कर सकते हैं। और मैं देख रहा था कि वह यशोधर के साथ बहुत खुश रहती है। यूं कहना कि मैंने अपने प्रेम को दफना दिया था सही नहीं होगा। दफन तो उस चीज को किया जाता है जिसका अंत हो चुका हो। मेरा प्यार तो पूरी शिद्दत के साथ जीवित था। मैं चुपचाप उनके रास्ते से हट गया था। सगाई के बाद तो उन दोनों को साथ साथ घूमने की पूरी छूट मिल गई थी। ऐसे ही एक शनिवार को वे रात का शो देख कर लौट रहे थे कि एक सुनसान सड़क पर 4 गुंडों ने उनका रास्ता रोककर उन्हें बाइक से उतार लिया। यश के सिर पर डंडे से प्रहार कर उसे वहीं बेहोश कर दिया और अंबिका को किनारे घसीट कर ले गए। यश को जब तक होश आया तब तक दरिंदे अंबिका के शरीर पर वहशीपन की पूरी दास्तान लिखकर जा चुके थे। यशोधर ने उसके कपड़े ठीक कर मोबाइल पर उसके घर फोन किया। अंबिका के पिता और भाई तुरंत वहां पहुंच गए और यश को अपने घर छोड़ते हुए अंबिका को ले गए। अंबिका अस्पताल में थी और किसी से मिलने के मूड में नहीं थी। मैंने अस्पताल के कई चक्कर लगाए लेकिन सिर्फ उसकी मां से ही मुलाकात हो पाई। मैं चाहता था कि वह अपने मन के गुबार को भीतर दबाने के बजाय बाहर निकाल दे तो बेहतर होगा, चाहे क्रोध करके चाहे रोध होकर। यही बात मैं उसकी मां से भी कह आया था। मां के समझाने पर वह मान गई और करीब 1 सप्ताह बाद मुझसे मिलने के लिए खुद को तैयार कर पाई और वही सब हुआ। उन दुष्टों के प्रति क्रोध से शुरू होकर अपनी असहाय स्थिति को महसूस कर वह बहुत देर तक रोती रही। मैंने उसके आंसुओं को बह जाने दिया और उनका वेग थमने पर ही बातचीत शुरू की। उसका दुख देख समस्त पुरुष जाति की ओर से मैं खुद को अपराधी महसूस कर रहा था।
न सिर्फ हम इनकी दुर्बलता का लाभ उठाते हुए इन पर जुल्म ढहाते हैं, विडंबना तो यह है कि अपने अपराध के लिए ताउम्र उन्हें अभिशप्त भी कर देते हैं, और उस पर तुरा यह कि हम स्वयं को इनसे उच्च मानते हैं। अंबिका आ गई थी और अवसर मिलते ही मैं उससे मिलने चला जाता। उसकी माँ भी मेरा स्वागत करती थी। उन्हें लगता था कि मेरे जाने से अंबिका कुछ देर हंस बोल लेती है। बातों बातों में मैं अंबिका के मन में यह बात बैठाने का प्रयत्न करता रहता, तुम्हें मुंह छिपाकर जीने की जरूरत नहीं है। तुम बाहर निकलोगी और पहले की ही तरह सिर उठाकर जियोगी। बहुत हो चुका अन्याय। अपराधियों को दंडित करने में अक्षम हमारा समाज अपना क्रोध असहाय लड़कियों पर न उतार पाए, यह देखना हम सब की जिम्मेदारी है। यदि हम युवकों को संस्कारी नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका यह हल भी नहीं कि युवतियों को घर की चार दीवारी में कैद कर लें। 1 महीना बीत चुका था इस हादसे को। अंबिका के शरीर के घाव तो भरने लगे थे, लेकिन एक बड़ा घाव उसके मन पर भी लगा था। यशोधर 1 महीने में एक बार भी उससे मिलने नहीं आया था। तसल्ली देना तो दूर, यश व उसके माता पिता का कभी टेलीफोन तक नहीं आया। एक सांझ में अंबिका के घर पर ही था जब यशोधर के घर से एक व्यक्ति आकर उनकी मंगनी की अंगूठी, कपड़े व जेवर लौटा गया। अंबिका के हरे घावों पर एक और चोट हुई थी। अंबिका की मां को लगा कि वह निराशा में कोई सख्त कदम न उठा ले। उन्होंने मुझसे विनती की कि मैं जितना हो सके उनके घर आ जाया करूं। कॉलेज का सत्र समाप्त होने में कुछ ही माह बाकी थे, पर 2 महीने तक तो वह किसी भी तरह कॉलेज जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। मेरे बहुत समझाने पर उसने कॉलेज जाना शुरू तो किया, पर उसे हर किसी की निगाह का सामना करना मुश्किल लगता। मुश्किल से कॉलेज तो जाती रही, लेकिन पढ़ाई ठीक से न हो पाने के कारण परीक्षा पास न कर सकी और उसका साल बर्बाद हो गया। अंबिका से मेरे विवाह की 5वीं वर्षगांठ है और हमारी एक प्यारी सी बेटिया भी है। मैंने उस पर कोई दया करके विवाह नहीं किया। आप तो जानते ही हैं कि मैं उसे हमेशा से ही चाहता आया हूँ। मैत्री भाव उसके मन में भी था। हर रोज मिलते रहने से, कष्ट के समय उसका साथ देने से उसका झुकाव मेरी ओर बढ़ने लगा था। 2 वर्ष बाद विवाह हुआ था हमारा, लेकिन उसके बाद भी लगभग 3 वर्ष लग गए मुझे उसके मन से उस रात का भय भगाने में। रात को चीख कर उठ बैठती थी वे। उस दौरान उसका बदन पसीने से तरबतर होता। क्या उन दरिंदों को कभी यह सोचकर अपराध बोध होता होगा कि पल भर की अपनी यौन तृप्ति के लिए उन्होंने एक लड़की को सिर्फ वतन से ही नहीं, मन से भी विक्षिप्त कर दिया है। पर मैंने भी धीरज बनाए रखा और उस दिन का इंतजार किया जिस दिन तक अंबिका के मन में स्वयं ही मेरे लिए नैसर्गिक इच्छा नहीं जागी। एक बात का उत्तर नहीं मिला आज तक। अपराध तो पुरुष करता है, पर उसे दंडित करने के बजाय समाज एक निरपराध लड़की की पीठ पर मजबूती से सलीब ठोंक देता है, जिसे वे उम्र भर ढोने को मजबूर हो जाती है। अपराधी खुला घूमता है और पीड़िता दंड भोगती है। इसे अंधेर नगरी का इंसाफ कहा जाए या सभ्य समाज का? कौन देगा इसका उत्तर?